देश में छठे चरण का मतदान खत्म हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि सातवें चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और 4 तारीख को मतगणना होगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बन रही है। लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड में जिस तरह से 3 चरणों के मतदान हुए हैं और जिस तरह से दोनों दलों के नेता आमने सामने नजर आते रहे, ऐसे में अब बाकी है संथाल का इलाका, जहाँ पे कई मुद्दे छाए हुए हैं। इस बार कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से करप्शन और हेमंत मुख्य मुद्दा बना हुआ है। वहीं महागठबंधन भी कह रही है कि जो दल छोड़ के गए हैं वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार जी हैं। इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी कितनी पर जीत हासिल कर रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से 3 चरण का चुनाव खत्म हुए, झारखंड में अंतिम चरण बाकी है, खास करके संथाल के इलाका जो ट्राइबल इलाका आते हैं, वहाँ पे कई तरह के मुद्दे अभी राजनीतिक सरगर्मी में चल रहे हैं और कह रहे जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशियों को जो श्रेय दिया जाता है, आपने देखा कि पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर के कई आरोप भी लगाए गए। तो ऐसे में इस चुनाव में क्या लगता है आपको कि अब विकास की जगह पर लोग इस तरह के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक सकारात्मक वायुमंडल बन चुका है। हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। अब हमारा जो टारगेट 400 पार का है, वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही विकास का एजेंडा है। ये पहली ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी का जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने कम से कम, मैं देख रहा था एक दिन सूची उनकी उठाकर, 75 ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार दिया जिसकी कल्पना भी आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सकते थे। जो काम उन्होंने गरीबों के लिए विशेष कर किया और गरीबों का जो जन कल्याण हुआ है। अभी अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। यह आजादी के बाद पहली घटना है। तो विकास का एजेंडा तो हमारे घोषणा पत्र में है, विकास ही विकास है और विकास हो भी रहा गरीबों का। अब रही बात संथाल का विषय आपने छेड़ा है, तो संथाल परगना जिन विषयों को लेकर पीड़ित है, संथाल की बहनें, खासकर आदिवासी बहनें, जिस वेदना और पीड़ा की दौर से गुजर रही हैं, अभी सरकार में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है ये सरकार के संरक्षण में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसके संकेत है, साक्ष्य हैं। और भोली भाली आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके उनका जमीन हथिया लेना, धर्म परिवर्तन कर देना, ये विषय तो सामान्य कई बार आ चुका है मीडिया में, आप लोगों के माध्यम से भी। तो ये गैर कानूनी काम है। इन विषयों को भी भाजपा ने उठाया है, स्वाभाविक रूप से उठाएगी, क्योंकि झारखंड प्रदेश का निर्माण विशेषकर इन गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ था। तो भाजपा का पहला दायित्व बनता है कि उन गरीबों को कैसे सेफ जोन में लाया जाए। डेमोग्राफी भी चेंज हुआ है, वहां कई प्रकार के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो जो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो ये सभी विषय मुद्दा बने हैं। अब रही भ्रष्टाचार का बात, तो भ्रष्टाचार भी खासकर झारखंड के लिए सबसे नंबर 1 का विषय बना है। जिस दिन से ये सरकार बनी, सरकार का पूरा कुनबा, मंत्री संतरी नौकरशाह, अब तो प्यून तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम पैरालाइज हो चुका है। ये चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर समय समय पर मुखर रही है। हम मुखर रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता चुनकर सरकार में भेजती है जिनको, उनका दायित्व है कि जन कल्याणकारी काम करें। यही पहला दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अब महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में जितना काम महागठबंधन और हेमंत सरकार ने किया था, अब तक झारखंड में सबसे ज्यादा सत्ता पर रहने वाली बीजेपी नहीं कर पाई थी। ये तो मतलब उनके मानसिक दिवालियापन ही कहेंगे। ये तो पूरा का पूरा वो गूगल में तथ्य उठाकर देख ले कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब जब यहाँ भाजपा का शासन रहा है, विकास का काम हुआ है कि नहीं। अरे उनके पास तो विकास का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, वो काम क्या करेंगे। आज तक इनके विभागों का हाल ये है कि अपने विभाग से ये उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं देते हैं, कि राशि जो उनको राशि केंद्र से मिलती है उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र सबमिट नहीं कर पाते हैं। इनकी हालत इतनी बुरी है। आप देखिए, आप पिछले 2-3 वर्षों का अखबार उठाकर देखेंगे, उच्च न्यायालय तक को हेमंत सोरेन के एक विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय पर कई बार टिप्पणी करना पड़ा है। विपक्ष तो चिल्ला ही रहा है, स्वयं न्यायपालिका को कड़े शब्दों में आगाह करना पड़ा है कि स्वास्थ्य विभाग इतनी बुरी हालात में है झारखंड में।
तो आपने संथाल का जिक्र किया, हमने भी जिक्र किया। क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी हमेशा मुद्दा उठाते रही है, बीच में हमने देखा कि चुनावी सभा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उन्होंने घुसपैठियों की बात कही थी। ऐसे में क्या लगता है कि जो घुसपैठी बांग्लादेश से आते हैं या फिर कहीं से भी जो घुसपैठी संथाल के इलाके में आ रहे हैं, वो राजनीतिक शरण लेने के लिए आ रहे हैं या फिर झारखंड को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, कोई ना कोई तो एक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक पार्ट हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, उनका घुसपैठ होना ये अवैध है। सबसे बड़ी बात है, किसी भी देश या राज्य की सीमा में कोई अन्य देश के लोग बिना परमिशन के, बिना प्रमाण पत्र के अगर आते हैं तो ये अवैध एंट्री है। तो आखिर अवैध रूप से जो भी लोग आएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक गलत संकेत तो मिलेगा ही कि वो आ क्यों रहे हैं। अच्छा, आने के बाद कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े भी गए अवैध काम में, प्रमाण के साथ पकड़े गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की चिंता तो बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर लगा हुआ है और राज्य सरकार है कि ढुलमुल रवैया के कारण राज्य का आंतरिक सुरक्षा ही टाई फीस है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड में 3 चरण का चुनाव हो गए हैं, अंतिम चरण बाकी है और जिस तरह से महागठबंधन के नेता हमेशा हर मन से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं न कहीं इस बार केंद्र में जिस फिगर के साथ पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे 400 पार के नारे के साथ, कहीं न कहीं उस नारा तो नहीं दिख रहा। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी लगातार इस नारे के साथ चुनाव लड़ रही है कि 14 के 14 सीट पर क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, महागठबंधन के लोग अति आत्मविश्वास के शिकार हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनको तो एक राज्य सरकार नहीं संभल रहा, उनसे राज्य के नौकरशाह नहीं संभल रहे हैं। लगातार मंत्रियों का लाइन लगा हुआ है। अभी 2 मंत्रियों का और सूची में नाम है ईडी का, 2-3 नौकरशाह और लाइन में लगे हुए हैं। कब जेल के अंदर चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या? जनता जानती है कि झारखंड प्रदेश जो बना है ये किसके सहयोग और समर्थन और संकल्प से बना है। कांग्रेस पार्टी का उसमें क्या रोल था, राजद का क्या रोल था झारखंड बनते समय? तो यहाँ की जो गरीब जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ के जन जन के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए महागठबंधन का जो बयान है ये उनका मानसिक दिवालियापन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, झारखंड संथाल की बात करें तो संथाल में 2 ही चीज दिख रहा है, जेठानी और देवरानी की लड़ाई वहां पे दिख रहा है और दोनों बहू, शिबू सोरेन की बहू है, दोनों नंबर 1 बहू बनने के चक्कर में लगे हुए। तो क्या लगता है कि संथाल की जनता किसे नंबर 1 चुनेगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से सीता सोरेन जी बड़ी बहू हैं तो चुनेगी लोग सीता सोरेन को। सीता सोरेन जी, दुर्गा सोरेन जी जो एक फाइटर लीडर के रूप में उनकी धर्मपत्नी है, और सीता सोरेन जी वही महिला है जो ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोड़ जोड़ से चिल्लाकर इन्होंने कहा था कि ये हेमंत सोरेन की सरकार ये यहाँ ईंटा, बालू, कोयला सब लूट रही है और लूटने से झारखंड को बचाना होगा। सीता सोरेन के साथ दूसरे जो विधायक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लोबिन हेम्ब्रम थे, दोनों चिल्ला चिल्ला कर विधानसभा में बोले हैं ये हमारे नहीं उनके विधायक थे उसमें। तो सीता सोरेन जी का जीत कर जाना स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन राजनीति में आई है, उनकी राजनीति कैसे आप देख रहे हैं? हर जगह जिस तरह से वो मंचों पे जा रही है, लोगों से संवाद करे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जेएमएम का जो कमान है खुद कल्पना सोरेन आगे लेके चलने वाली है। देखिए, कल्पना सोरेन जी के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। मातृशक्ति हैं, भानु सदृश हैं, अब उनके पति जेल के अंदर हैं। जिस आक्रोश के साथ वो मंच पर अपने वक्तव्य को रख रही हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि उनके पति देव को इसी झारखंड की गरीब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता सौंपा था। तो आखिर सत्ता क्यों सौंपा था? केवल अपने घर की तिजोरी भरने के लिए कि यहाँ के गांव के गरीब लड़कों का भी जीवन स्तर उठाने के लिए? अभी मैंने आपको पूर्व में कहा कि हमारी सरकार जो केंद्र में है, मोदी जी की सरकार, 25 करोड़ गरीबों का हमने जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। ये आंकड़ा है, तथ्य है, गूगल में आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है? बाकी समुदाय का छोड़ दीजिए, जिस आदिवासी समुदाय से हेमंत सोरेन आते हैं, कम से कम रिस्पांसिबिलिटी बनती थी उनका तो कल्याण करते ये बैठकर वहां। आज जो 70,000 करोड़ का आरोप लगा है, ऐसी थोड़ी लगा है, हवाई नहीं लगा है। ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़े, ऐसी नहीं। तो कल्पना सोरेन जी को इन सब बातों को भी सोचना होगा। उनको लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उनको चिंतन मंथन करना ठीक है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में आना इस समय की उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आत्मचिंतन और आत्मालोकन करना भी उनका दायित्व है झारखंड के संदर्भ में।
क्योंकि उनके परिवार को, उनके पति को इसी झारखंड की जनता ने राजनीतिक का इतना बड़ा दायित्व दिया था। अच्छा, आपने ईडी का जिक्र कर दिया है। आज ही अदालत से फैसला आया है पीएमएलए कोर्ट से कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सहित 8 लोगों को न्याय की हिरासत में जो अवधि है 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। देखिए, न्यायपालिका अपना काम करेगी, ईडी अपना साक्ष्य लगातार प्रस्तुत कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी। इसलिए कानून से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश में। ये पूरा भारतवर्ष, हर राज्य कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और सबको उसके दायरे में रहना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। इसी में सभी का कल्याण है। चलिए, झारखंड में 3 चरण का मतदान खत्म हो गया है। अंतिम चरण 1 तारीख को होना है, उसके बाद 4 तारीख को मतगणना होगी। अब देखने वाली बात यह होगी, जिस ताकत के साथ बीजेपी संथाल में अपनी मौजूदगी को पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि महागठबंधन की कमान खुद कल्पना सोरेन संभाले हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि जब मतगणना किया जाएगा संथाल समेत पूरा झारखंड का, तो किसका पल्ला भारी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।